बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लेक्चर है आपका अभी, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर पे है। इसमें हम देखेंगे कि हम लोग जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें क्या इक्वेशन यूज़ होती है, और जब हम डिस्चार्ज करते हैं कैपेसिटर को तो उसकी जो डिस्चार्जिंग है उस वक्त कौन सी इक्वेशन यूज़ होती है, और कौन सा सर्किट है जो आपका इस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में होता है, और ये कहाँ यूज़ होता है। कैपेसिटर को हमने ब्रीफली बहुत डिस्कस किया अपने तीसरे चैप्टर में भी। तो यहाँ सिंपल वर्ड्स में अगर कहो तो आपके पास ये जो कैमरा वगैरह होता है, इसके जो फ्लैश होते हैं, उसमें आपके पास आ गया कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का अमल वहाँ है। तो दूसरा ये जो विंड स्क्रीन होती है, आपने देखा होगा गाड़ी की, इसके ऊपर वाइपर जो होते हैं, जब बारिश वगैरह होती है या शीशा वगैरह उसका गंदा हो जाता है तो हम उसकी विंड स्क्रीन के ऊपर वाइपर चलाते हैं। वो जो वाइपर चला रही होती हो उसके अंदर जो सर्किट है वो आपका यही सर्किट यूज होता है, जिसको आमतौर पे हम लोग आरसी सर्किट का नाम देते हैं। तो डायरेक्ट आ रहा हूँ, और उसमें वही कैपेसिटर और रेजिस्टर यूज होते हैं, आरसी सर्किट। अब ये आरसी सर्किट है क्या, और ये है भी आरसी सीरीज सर्किट है। इसको लिख भी देता हूँ साथ साथ। यहाँ से इसको हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब आरसी सीरीज सर्किट है क्या, तो a circuit containing a circuit containing a series combination of a resistor and a capacitor is known as RC सर्किट। यानी आपके पास ये ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर जो दोनों हैं ये सीरीज के अंदर अटैच हों, तो उसको हम लोग आरसी सीरीज सर्किट का नाम देते हैं। यानी कि ये अगर आपके पास स्विच हो गया, यहाँ आपके पास बैटरी हो गई, और यहाँ आपके पास, और आगे की तरफ कर देता हूँ, यहाँ ये आपके पास यहाँ कैपेसिटर हो गया, यहाँ आपके पास रेजिस्टर हो गया। ये स्विच है, ए कह देता हूँ, बी कह देता हूँ। तो ये आपके पास आरसी सीरीज सर्किट हो गया। अब इसमें ऐसे होता है कि जब हम चार्जिंग की बात करते हैं कैपेसिटर की, कि आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उस वक्त क्या कंडीशन है, या वो किस तरीके से उसमें सर्किट कैसे बिहेव करता है, कैसा होना चाहिए उसमें। तो जिस टाइम हम लोग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर की बात करते हैं तो आपका ये जो स्विच है ये क्या करते हैं, हम लोग इस ए के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि उस वक्त एट टी टाइम कितना है, 0 है। टाइम टी 0 हो, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, इस स्विच को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, इस सर्किट के अंदर से ड्यू टू ईएमएफ, ये जो आपके पास बैटरी आपने लगाई हुई है, इसकी वजह से आपका ये कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एकदम तो फुली चार्ज नहीं होगा, टाइम लगाएगा, क्योंकि टाइम पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए शुरू में एकदम चार्ज नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा सर्किट में से, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये चार्ज हो जाएगा, जब फुली तौर पे चार्ज हो जाएगा आपका ये कैपेसिटर, तो उसके बाद कोई करंट इस सर्किट में से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अब ये फुली तौर पे चार्ज है। अब ये इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा,
कुछ भी नहीं लेगा, उस वक्त आपका करंट जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हमने निकालनी है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के लिए। या मैं लिख देता हूँ, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के चार्जिंग के वक्त क्या इक्वेशन होगी उसकी बात करूंगा मैं। तो अभी बात की, और फिर हम लोग इसके अंदर वही किरचॉफ का वोल्टेज लॉ उसको यूज करेंगे, और उससे आगे हम इनिशियल करंट भी निकालेंगे। फिर हम देखेंगे मैक्सिमम करंट भी निकालेंगे कि आपके पास, यानी कि जब मैक्सिमम करंट से मुराद मैक्सिमम चार्ज जो इसके ऊपर स्टोर होगा उसकी बात करेंगे। फिर हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करेगा। तो चार्ज और करंट जो आपका टाइम पे डिपेंड करेगा उसकी हम इसके लिए इक्वेशन निकालेंगे और उसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर मैंने यहाँ नीचे ही लिख दिया, इसको अब मैं यहीं से लिखना शुरू कर देता हूँ। इफ द स्विच इज एट पोजीशन ए, अब यानी कनेक्ट हो गया। इफ द स्विच is at position A और closed, जब हम इसको क्लोज करेंगे इस स्विच को, तो फिर क्या होगा, at t is equal to 0, at t is equal to 0 की बात जब की, then charge begin to flow, then charge begin to फ्लो। तो आपका ये जो चार्ज होगा ये क्या होगा, ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एंड और उसके नतीजे में क्या होगा, एंड सेटिंग अप ए करंट इन ए सर्किट। उस सर्किट में ये क्या करेगा, एक करंट सेटअप कर देगा। एंड और आपका जो कैपेसिटर होगा, और आप लोग का कैपेसिटर क्या होगा, ये चार्जिंग की तरफ जाएगा। चार्ज क्या है, चार्ज, ये चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, जब आपका ये कैपेसिटर फुली तौर पे चार्ज हो जाएगा तो फिर आपके पास जो करंट होगा वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो उस वक्त कोई करंट फ्लो नहीं करेगा उस सर्किट के अंदर से। तो now when the capacitor is being fully charged, now when the capacitor is being fully charged, then current will stop to flowing in the circuit, stop to flowing in the circuit। तो उस वक्त क्या होगा, आपके पास इसके अंदर से कोई करंट फ्लो जो है वो नहीं करेगा। तो उस वक्त क्योंकि तो उस वक्त सर्किट के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग वहां इक्वेशन जो लगाएंगे, अब मैंने आपको बताया इस पे हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है वो मैं यूज करता हूँ। मैंने सर्किट को तो नहीं मिटाया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू now applying KVL, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। अब हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है उसको क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को मैंने आपको तरीका बताया
तब हम अपनी आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि चलो इसमें करंट ऐसे फ्लो करता है। जब इसमें से करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहे हो, लो से हाई पे आ रहे हो, तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी। अब देखिए रास्ते में क्या आ रहा है कि कैपेसिटर ये पॉजिटिव के साथ है, ये नेगेटिव के साथ है, उसी के साथ ये लगा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, तो पाथ भी वही है। अगर आपको अपना लास्ट लेक्चर याद हो तो ये किसके साथ, माइनस साइन के साथ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ VC, चलो लिख देता हूँ कैपेसिटर की, और ये भी किस साइन के साथ आएगा, ये भी माइनस V और R रेजिस्टेंस लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू VC की हमें पता है Q इज इक्वल टू, या V इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू, जो आपने पढ़ा होगा इसको, Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये होता है आपके पास। अब मैंने इधर VC लिख दिया, इसी तरीके से V R जो होगी ये क्या होगी, I इंटू R बन जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करूं तो मेरे पास EMF माइनस Q, अब इसको मैं Q इंटू VC कह दूंगा, यहाँ इसको मैं छोटा Q कह देता हूँ ये, तो Q इंटू C माइनस IR इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई स्टार। तो अब इस इक्वेशन से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो अब हम इसी इक्वेशन से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें मैं कहता हूँ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जिस टाइम आपके पास, इनिशियली बात कर रहा हूँ, एट t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियली जो करंट है आपके पास एट t इज इक्वल टू 0, I को मैं रिप्लेस करता हूँ I और I से, तो उस वक्त हमारा कैपेसिटर फुली तौर पे तो चार्ज नहीं है, उस वक्त आपका Q क्या हो जाएगा, 0 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। तो जब ये 0 के बराबर होगा तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एप्सिलॉन माइनस IR, इसके नीचे I इज इक्वल टू 0, EMF ये हो गई, तो इनिशियल करंट आपके पास ये आ गया। ये उस वक्त है जब आप लोग कहते हो करंट एट t इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट t इज इक्वल टू 0 पे है। अब मैं कहता हूं कि नहीं, अगर हमारे पास कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाता है, व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, अब मैंने कहा कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो जाता है, तो उस वक्त हमने पढ़ा कि अब आपका आई जो है ये स्टॉप हो जाएगा, आई 0 हो जाएगा, उसमें से करंट नहीं पास कर सकेगा उसके बाद। तो अब हमारी ये इक्वेशन क्या बनेगी, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से रेज कर देता हूँ, तो अब आपका यही ये जो इक्वेशन स्टार जो है वो क्या बन जाएगी, EMF अब आई 0 हो गया, माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू 0, EMF Q बाई सी, Q इज इक्वल टू C और EMF अब आपके पास ये बन जाएगी उस वक्त मैक्सिमम, आपका मैक्सिमम या फुली चार्ज कह देते हो, चलो मैक्सिमम फुली चार्ज, यानी Q आपका दूसरे लफ्जों में मैक्सिमम हो गया। फुली चार्ज मीन, इसको मैं लिख चल फिर लिख देता हूँ, Q इज मैक्सिमम। अब हम इसका रिलेशन निकाल रहे हैं, एनालिटिकल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए टाइम पे ये डिपेंड कर रहा है। तो अब टाइम डिपेंडेंस चार्ज की और करंट की हम लोग देखते हैं। टू डिटरमाइन एनालिटिकल एक्सप्रेशन, टू डिटरमाइन द एनालिटिकल एक्सप्रेशन, किसके लिए, for time dependence of the, for time dependence of the charge and current, charge and current
we solve इक्वेशन, इसको मैंने स्टार का नाम दिया हुआ है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि आपने डायग्राम में देखा कि सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में तो करंट सेम है, तो एज द करंट ये जो आपका करंट है, एज द करंट थ्रू आउट ऑफ द सर्किट, throughout of the circuit is same and क्योंकि ये करंट जो है सेम तो है, सीरीज के अंदर लगा हुआ है सर्किट आपका, सीरीज के अंदर वो अप्लायंसेस हैं, एलिमेंट लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये करंट आपका एकदम तो आपका चेंज नहीं हुआ, उसमें मैक्सिमम उसने पूरी तौर पे तो उसने क्या किया है, चार्ज नहीं किया, टाइम लगा के उसके कैपेसिटर को चार्ज किया है, इसलिए उसकी मतलब की वजह से एंड दिस करंट इज इक्वल टू एंड दिस करंट विल इक्वल टू, और हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ the charge, time rate of change of the charge on the capacitor plates, therefore I is equal to हम कह सकते हैं dq by dt, तो I को हम लिख सकते हैं कि ये आपके पास dq by dt होती है। तो अब मैं अपनी अगर इक्वेशन लिखूं तो इसी इक्वेशन को अब मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, तो I एक तरफ I हो गया आपका, अब वही जो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, मैं दोबारा उस इक्वेशन को लिखता हूँ। तो हमने इक्वेशन लिखी कि EMF माइनस Q बाई सी माइनस IR इज इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन पहले लिखी। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, EMF माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू IR, R को इधर डिवाइड करता हूँ Q बाय आर सी और ये I। अब मैं I को रिप्लेस कर देता हूँ डी क्यू बाय डी टी से, तो मेरी ये इक्वेशन क्या बनेगी, डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय आर सी। अब हमने क्या करना है, इस की जो वैल्यू है आपके पास, क्योंकि यहां अगर देखें तो आर सी, इधर आर है, सी नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम सुना होगा, वेरिएबल सेपरेबल इसको कहते हैं, यानी जिसके अंदर आप एक्स एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर देते हो, वाई वाई वाली टर्म्स इकट्ठी करते हो, तो सारी टर्म्स एक जैसी एक जगह करते हो, तो वेरिएबल सेपरेबल इसको कहते हैं। आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, तो मैं अब इसको उस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। इस एप्सिलॉन की वैल्यू हमने पहले भी एक इन द टर्म्स ऑफ क्यू सी, अगर आपको याद हो, क्योंकि सारे को इन द टर्म्स ऑफ क्यू लिख रहा हूँ, तो ये जो एक वैल्यू अगर आपको याद हो, हमने वहाँ पढ़ी थी, ये इससे पहले जो जब मिटाया नहीं था मैंने, क्यू इज इक्वल टू सी, और हमने ये पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू EMF, हमने ये भी पढ़ी।
ये वैल्यू भी हमने पढ़ी। तो अगर मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूं क्यू की जगह, तो मेरी इक्वेशन जो है ये क्या बनेगी, अब इसकी बात करता हूं। और इससे आगे अगर बढ़ूं तो फिर, क्योंकि हमने ये कहा कि आपके पास जो आई है वो भी EMF बाय आर, हमने वो भी लिखा, Q इज इक्वल टू C और EMF भी लिखा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आपके पास यहाँ बनेगी, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे कि मैंने इसमें क्या क्या सपोजिशन की है। तो मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ dQ बाई dt इज इक्वल टू C EMF डिवाइडेड बाय RC माइनस Q बाय RC। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि ये मैंने इक्वेशन किस तरीके से ये लिखी है, इसको आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने इसको किस तरीके से लिखा है। तो अब इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो Q माइनस EMF RC dQ बाय dt, वेरिएबल सेपरेबल किया है। अब मैं ऐसे करता हूं कि दोनों तरफ dt से डिवाइड करता हूं और Q माइनस C E से इसको डिवाइड कर देता हूं, या आप ये भी कह सकते हो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इस तरीके से। देखो ये डी क्यू की टर्म है, ये क्यू माइनस सी और EMF इधर ले जाता हूं, और इसको मैं dt और इसको मैं RC यहां रख देता। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इसको कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये क्यू की टर्म है, ये टाइम की है, तो इंटीग्रेट करते हैं। जिस टाइम क्यू उस वक्त 0 था, टाइम आपका उस वक्त 0 था उस कैपेसिटर की प्लेट पे, इंटीग्रेशन 0 से क्यू तक चार्ज डी क्यू क्यू माइनस सी EMF माइनस, जब टाइम 0 ये चार्ज 0 टाइम 0, क्यू उस वक्त आपका टाइम कितना है t हो जाएगा, तो 1/RC आपकी इधर आ जाएगी और ये dt आ जाएगी। अब आप लोग मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ते हो कि ऊपर डेरिवेटिव है नीचे वो इक्वेशन है, तो उसको हम लॉग में लिखते हैं, लॉग ऑफ Q माइनस C इंटू EMF डिवाइडेड बाय आपके पास माइनस ये जो है ये कांस्टेंट टर्म ये आ जाएगी आपके पास, और यहाँ आपके पास माइनस टी बाय आर सी आ गई, माइनस टी बाय आर सी। अब इसी इक्वेशन को अगर आप इसी इक्वेशन का मैं अगर लॉग ओपन करूं, इस इक्वेशन का अगर मैं लॉग ओपन करता हूं, अभी मैं इसको चले मैं स्टेप वाइज कर देता हूं यहाँ से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, लॉग ऑफ Q माइनस ये, और आपके पास CE ये जो है, और माइनस टी बाय आर सी है। अब इसी को और आगे बढ़ाऊं, यहां से अगर मैं इसका एंटी लॉग ले लूं, इधर इसे एंटी लॉग ले लूं, या लॉग A माइनस बी, आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग A माइनस बी, उससे भी आप लोग इसको सॉल्व करवा सकते हो। तो या फिर नेचुरल लॉग की अगर मैं डेफिनेशन यूज करूं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूं तो Q बाई टी
इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ सी और ये EMF 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ये ऐसे आए। तो ये हमने डेफिनेशन ऑफ नेचुरल लॉ को यूज करके इस इक्वेशन पे हमने क्या किया, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो एंटी लॉ अगर ले लो तो इसको अगर पहले यहाँ इसको अगर इधर भी रखो, ये अगर इधर भी हो तो अब आप log a डिवाइडेड बाय b आपके पास जो है ये क्या बनेगा, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो ये आप लोग यहाँ से इसको लिख भी सकते हो, और ये जो टर्म है कि क्यू बाई टी इज इक्वल टू, ये जो टर्म है हमें पता है कि ये बड़े क्यू के बराबर थी, हमने इससे पहले पढ़ी, या छोटा क्यू भी लिख सकते हो, चलो छोटा लिख लो इसको, ये लो। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास उस चार्ज की जो उसके ऊपर स्टोर्ड होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकता हूँ। इसमें से ये अगर स्टेप ना समझ में आए तो मैं वहाँ आपको क्लास में भी समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ हमने इस पे बस नेचुरल लॉ अप्लाई किया है और इसको सॉल्व कर दिया है। तो अब मैं अगर इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, तो मेरे पास ये देखिए डी क्यू बाई डी टी से करूंगा तो क्यू बाई टी क्या होता है, करंट होगा। तो फिर ये इक्वेशन बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to dt we have, हमारे पास क्या रह जाएगा, डी क्यू बाई डी टी आई बन जाएगा आपके पास आई ऑफ टी, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आपके पास क्योंकि क्यू की जगह वही साइन ही यूज करोगे तो ई एम एफ इंटू आर और ई की रेस पावर माइनस टा बाय आर सी आ जाएगा। ये मैंने क्यू को रिप्लेस किया है और उसमें हमने EMF बाय आर उसकी वैल्यूज को पुट किया है। तो इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसमें ये जो टाइम कौन ये है, ये रिप्रेजेंट द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर डिक्रीजेस टू 1 बाय ई टाइम ऑफ इट्स इनिशियल टाइम। ये जो टाइम कांस्टेंट है इसमें ये जो है ये टॉप, इसमें हम टा इज इक्वल टू आर सी, अगर आपको लोगों को याद हो इसको हम टाइम कांस्टेंट भी कहते होते हैं। तो ये वो टाइम कांस्टेंट है जिसके अंदर आपका अगर कैपेसिटर को चार्ज करने की तरफ आ रही हो, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 0.632 या 63.2% जो है उतना उस वक्त आपका जो चार्ज होगा वो उतना चार्ज स्टोर्ड हो जाएगा आपके उस कैपेसिटर के ऊपर। इतना टाइम मतलब कि उस वक्त टा आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये आर सी के बराबर हो, और ये जो टा है ये आपका आर सी के बराबर जब होगा तो उस वक्त उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। द टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट द टाइम इंटरवल, द टाइम कांस्टेंट represents the time interval during which बाकी इधर लिख देता हूँ। ये जो स्टेप्स हैं आप खुद भी ट्राई करना, ना हुए तो इनको मैं आपको क्लास के अंदर सॉल्व भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। यहाँ बस क्योंकि टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है मेरे पास आज, तो मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी इसको करूँ। ड्यूरिंग विच द करंट डिक्रीजेस टू 1 by e exponential 1 by e of its initial value। और अगर इसका ग्राफ देखोगे तो आप लोगों को अगर याद हो चार्जिंग की बात करिए तो इधर जा रहा होता है ग्राफ, तो ये जो होता है यहाँ जाके कहीं 0.632, अगर इसमें आप
इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप। अगर आप लोग टी को आर सी पुट कर दो, ये टी को आर सी पुट करो तो यहाँ आपके पास -1 आ जाएगा। जब यहाँ -1 आएगा तो इसीलिए ये 1/e आ जाएगी। तो इससे आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये एक रिलेशन जो है वो आ जाएगा आपके चार्जिंग का। तो सिमिलरली अगर मैं यही डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए इक्वेशन निकालूं, इसी को अगर मैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करूं तो फिर मेरी इक्वेशन क्या होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं बात करता हूं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग के वक्त क्या होगा, ये आपका सर्किट था, मैंने फिर बना दिया, प्लस माइनस कैपेसिटर रेजिस्टर। अब इसको इससे कनेक्ट करते हैं, ये ए था अब बी के साथ। तो जब ये बी के साथ होगा तो लाजिम बात है बैटरी से तो कनेक्शन खत्म। अब आपका कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्जिंग की तरफ जाएगा। तो जब हम डिस्चार्जिंग की तरफ जाएंगे तो अब स्विच आपका ओपन हो गया है, एज द स्विच इज ओपन देन अब इक्वेशन क्या बनेगी। अब ईएमएफ तो है नहीं हमारी, वो तो जीरो हो जाएगी क्योंकि ईएमएफ का तो ताल्लुक नहीं, ये दो रह जाएंगे। तो -q/c माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से q/c उधर ले जाता हूँ, आई को dq/dt में लिखूं तो r इंटू dq/dt माइनस के साथ और माइनस q/c उधर ले जाता हूँ तो इज इक्वल टू q/c। अब देखो dq और dq इकट्ठा कर लेता हूँ, q और dq। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि dq/q माइनस 1/rc इंटू dt। ये इधर आ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को कि सबसे पहले चार्ज कितना है जब q हो पहले, क्योंकि ये चार्ज था फुली चार्ज, q चार्ज, उसके बाद ये q की तरफ जा रहा है तो dq/q माइनस 1/rc और इधर dt। तो आपके पास उस वक्त कितना था जब फुली चार्ज 0 और इधर टाइम t। अब अगर हम इक्वेशन लगाएं, देखिए ऊपर डेरिवेटिव नीचे वही फंक्शन, तो लॉग में आ जाएगा, लॉग और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करूं तो q आ जाएगा आपके पास और ये आपके पास -t/rc हो गया। और यहां से अगर मैं इसको log a/b तो log a माइनस log b होता है, log a माइनस log b होता है आपके पास, अगर आपको याद हो। तो इसको अगर मैं लिखूं तो और एंटी लॉग ले लूं तो एंटी लॉग लूंगा तो ये तो इसको क्या करेगा, ये तो इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये आपके पास q इंटू -t/rc में आएगी। और हम अगर q को q से रिप्लेस करें तो qt इज इक्वल टू q/e-t/rc। ये हमारे तक है कि हमने उसको रिप्लेस किया। तो आपकी इक्वेशन उस वक्त ये बनेगी। और इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू -q, ये डिफरेंशिएट अगर किया -q/rc e की -t/rc आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आएगी। और यहाँ q/rc को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं I इनिशियल से भी, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है इस इक्वेशन में कि आपका कैपेसिटर जो है वो अब डिस्चार्जिंग की तरफ है, आपका कैपेसिटर डिस्चार्जिंग की तरफ है। और अगर हम इसी इक्वेशन में इसको सॉल्व करें, इस इक्वेशन को, ये जो है इस इक्वेशन में t को rc पुट करूं अगर, तो आपके पास ये जो होगी, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.32
या 32.3% जो होता है उतना टाइम उसको लगता है, यानी उतनी जल्दी आप कह सकते हो वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जब चार्जिंग का वक्त आता है तो 63.2% की बात करते हैं, उतना चार्ज उसमें उस टाइम में स्टोर्ड होता है। और दूसरी अगर और उसके मुकाबले में इधर कितना 33 या 32.3 इतना परसेंट जो होगा वो चार्ज क्या करेगा अपने डिस्चार्जिंग में आएगा, या इतना टाइम उस टाइम में इतना चार्ज इसके ऊपर या वो डिस्चार्ज होगा दूसरे लफ्जों में। तो वेयर Q by RC इज इक्वल टू आई हो गया, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द कैपेसिटर डिस्चार्जेस। तो ये कहता है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसकी अगर एक आपको याद हो तो इसमें आपके पास यहाँ से इधर नीचे की तरफ आता है, यहाँ जाके वो 32.3 जिसको आप लोग कहते हो उतने परसेंट आपको आता आता है, इधर टाइम होता है और इधर आपका क्यू आ जाता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप ज़रूर क्लास में पूछना, उम्मीद है कि इसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो ज़रूर पूछिएगा। तो ये था आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे लेक्चर। यहाँ से अब आपका ये ख़त्म हो गया है ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।